हम लोग बात कर रहे थे बच्चे कल इंटरफेरेंस की ना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसवर्स वेव ना, इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस में हम लोग बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी आपको याद हो, मैंने बताया था एक कंडीशन थी इंटरफेरेंस की कि वेव लेंथ क्या होगी दोनों वेव की, दो वेव जब सेम डायरेक्शन में चले, इंपॉर्टेंट इज सेम डायरेक्शन में हो, दोनों का मोशन किस डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, दोनों की वेव लेंथ सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों की स्पीड सेम हो, और वो इंटरफियर करते हैं। एम्पलीट्यूड में भी सेम में भी डिफरेंट, एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है और नहीं डिफरेंट भी हो सकता है। इस बात को देखो ध्यान से रखना, क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स में जो है, वेव ऑप्टिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां इस चीज का आपको यूज आएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और चलो अच्छा ही है कि आप पढ़ ले रहे हो, कम से कम इस पे जो न्यूमेरिकल होते हैं ना बड़े आसान होते हैं, सिर्फ फार्मूले पे होते हैं, आपसे फटाफट बन जाएगा। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में दो चीजें आपने देखी, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव सेम डायरेक्शन में होंगे और दोनों का फेज सेम होगा। फेज क्या होगा, सेम होगा, था ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने देखा, और इधर देखा आपने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों हमने बता दिया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या था कि दोनों सब कुछ, तो इंटरफेरेंस में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, जो है स्पीड और जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन सब सेम होगा। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, फेज सेम होगा, डिस्ट्रक्टिव में फेज अपोजिट होगा। यही कहानी थी। कंस्ट्रक्टिव में फेज क्या होगा, फेज दोनों वेव का क्या होगा, सेम। फेज दोनों वेव का सेम होगा, लिख लो इस बात को, दोनों वेव का सेम होगा। बाकी कंडीशन वही होगी जो इंटरफेरेंस की होगी, सेम होगा। इंटरफेरेंस में ठीक है, कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों वेव का फेज सेम होगा। यहां क्या होगा, दोनों वेव का फेज अपोजिट होगा, इस बात को लिख लो। दोनों वेव का फेज सेम होगा, यहाँ दोनों वेव का फेज अपोजिट होगा। चलो, अब इस इंटरफेरेंस चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो, पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, या इंटरफेरेंस में पहले ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, फिर लॉन्गिट्यूडनल की बात कर लेंगे। ठीक है, तो लिखो एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड लिखो। कैसे हम दिखाएंगे इसको कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा है। और ये जो एम्पलीट्यूड आपने निकाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, आपने देखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है अगर, तो ऐसा दो वेव ऐसे मिलेंगी, एक वेव ऐसी होगी, दूसरी वेव आपकी ये वाली होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ये होगी। और ये दोनों वेव जब मिलेंगी तो इन दोनों वेव का एक नया जो ये दोनों वेव मिलके एक नई वेव बनाएंगी जिसका एम्पलीट्यूड होगा, जिसका अपना एक एम्पलीट्यूड होगा। तो उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो वेव का इक्वेशन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखने के लिए जरूरी है कि आपको मैथमेटिकल मेथड थोड़ा आना चाहिए, और ये अगर यहाँ आप सीख लेते हो तो वहां हमको वेव ऑप्टिक्स में सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखो मैथमेटिकल मेथड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लिखो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या एनालिटिकल ट्रीटमेंट, लिखो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इंटरफेरेंस ऑफ
ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है बच्चे, तो लिखो दो वेव हैं, सपोज करो मानो दो वेव हैं, लिखो माना दो वेव हैं, दो ट्रांसवर्स वेव हैं, दो ट्रांसवर्स वेव है, एक वेव, दो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है, एक वेव है आपकी y1 और वो y1 इज इक्वल टू है मेरे बच्चे, लिखो y1 इज इक्वल टू सपोज करो a साइन kx माइनस ओमेगा टी है, एक वेव हो गई, ठीक है, ठीक है। दूसरी वेव है y2 और वो है a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये दो वेव, ठीक है। अब इन दोनों वेव का हम लोग इंटरफेरेंस करते हैं और कंडीशन निकालते हैं कि क्या कंडीशन होगी कि ये कंस्ट्रक्टिव होगा, क्या कंडीशन होगी कि ये डिस्ट्रक्टिव हो। क्लियर है, क्या कंडीशन होगी कि ये कंस्ट्रक्टिव होगा और क्या कंडीशन होगी मेरे बच्चे ये डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इसका इंटरफेरेंस कराते हैं। इंटरफेरेंस के लिए आप लोग जानते हो कि जब दो वेव इंटरफियर करती हैं, इंटरफेरेंस दो वेव का होता है, तो वो y इज इक्वल टू एक नई वेव बनाती हैं और वो नई वेव होती है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। कंस्ट्रक्टिव है तो y1 प्लस y2 और डिस्ट्रक्टिव है तो y1 माइनस y2। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव का ही है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि ये फेज क्या है। क्लियर है, ये डिपेंड करता है कि ये फेज, जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है। अगर फेज डिफरेंस कुछ है, अगर फेज डिफरेंस दोनों का पाई का है तब तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी, और अगर फेज डिफरेंस दोनों का 0 है या 2 पाई है या 4 पाई है या मल्टीपल 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ पाई है तो वो किसका हो जाएंगी, वो कंस्ट्रक्टिव। क्लियर है, तो हम ये एक जनरल टर्म निकालते हैं कि जो नई वेव बनी है उस नई वेव का इक्वेशन क्या है, उस नई वेव का एम्पलीट्यूड क्या है। तो देखो y इज इक्वल टू, हमने लिखा y इज इक्वल टू नई वेव y हो गई, नई वेव y हो गई, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इस नई वेव को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, कि रिजल्टेंट वेव। क्या कहते हैं इसे, रिजल्टेंट वेव। तो लिखो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू है आपकी a साइन kx माइनस ओमेगा टी, y2 की वैल्यू है a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, यही तो है, ठीक है। y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी और दूसरा है y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक इसमें a को कॉमन ले लेते हैं, ये हमने ले लिया कॉमन, ये बचा बच्चे kx माइनस ओमेगा टी और ये आपका बचा साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, साइन kx माइनस ओमेगा टी और वो बचा साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है। अब देखो यहाँ देखो, ये है आपको सपोज करो, मान लो आपने ये मान लिया C और ये मान लिया आपने D, ठीक है, ये एंगल C हो गया, वो D हो गया। तो आप देखो इस फॉर्मूले को आप रखते हो y इज इक्वल टू, सपोज करो हमने रख दिया साइन C प्लस साइन D। ये फॉर्मूला आप जानते हो साइन C प्लस साइन D वाला, या नहीं जानते हो, जानते हो, जानते हैं। साइन डी वाला फार्मूला रख दो यहाँ पे, तो एक नॉर्मल टर्म बन के आएगा। देखो या जनरल टर्म बन के आएगा, क्या आएगा देखो, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही तो होता है। यस सर। पक्का ना, यस सर। चल तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 तो रखते हैं हम लोग बच्चे। देखो ये हो जाएगा 2, ये हो गया आपका a साइन c प्लस डी बाई 2, c क्या है आपका kx माइनस ओमेगा टी, या इसको c मान लो इसको d मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम c और d, चाहे c से मान लो d से मान लो, चाहे d c से मान लो d से मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने मान लिया kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx
माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2 चलेगा। Yes, sir. कॉस kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस ये फाइव को प्लस करने के लिए मैंने इसे c से d कर लिया, या d माइनस सी कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ kx प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 चलेगा। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, Yeah. sir. चले आगे। Yes, sir. अब देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये देखो यहां से ये क्या कटेगा, kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इस वाले में से कुछ कट जाएगा, kx कट जाएगा नहीं, और ओमेगा टी कट जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा cos 5/2 बचेगा ना। यस सर। तो y हो जाएगा बच्चे, y हो जाएगा आपका 2a cos 5/2 sin 2kx माइनस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, यही तो बचा। यस सर। अब देखो यहाँ ये हो जाएगा kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2, तो y इज इक्वल टू हो गया बच्चे 2a cos 5/2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये जो वेव है, इस वेव को अपनी नई वेव से कंपेयर करो। एक जो मान लेते हैं कि एक प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन होता क्या है बच्चे, प्रोग्रेसिव वेव का देखो, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन अगर हम ये मान ले कि इसका रिजल्टेंट जो आया है वो आया है a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2, या डेल्टा कर लो इसे, या कुछ कर लो, डेल्टा कर लो, 5/2 कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। अगर इससे इसको कंपेयर करें, इससे इसको कंपेयर करें, तो देखो a कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ फेज कितने का है, 5/2 का। 5/2 का। इस वेव और जो आपको वेव दी हुई है, उस वेव में फेज डिफरेंस कितने का है, बता सकते हो आप लोग? 1/2 का। 5/2 का, 5/2 का। 5/2 का. क्लियर है? अब देखो अगर इसको इससे कंपेयर करें तो एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू कितना आया, 2a cos 5/2 आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। तो इस नई वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, लिख लो इसको, नई वेव का जो एम्पलीट्यूड है या रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 2a cos 5/2। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा 2a cos 5/2, 2a cos 5/2 लिख लिया। यस सर। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव आफ्टर सुपरपोजिशन या आफ्टर सुपरइम्पोजिशन, the amplitude of resultant wave is 2a cos 5/2, 2a cos आफ्टर सुपरइम्पोजिशन। है बच्चे, आफ्टर सुपरइम्पोजिशन और सुपरपोजिशन। सुपर इम्पोज करी, दोनों मिली, यस सर। ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ two wave is what, this one, 2a cos 5/2 and amplitude is 2a cos 5/2, ठीक है, 2a cos 5/2। अब देखो अगर नई वेव ये जो बनी है रिजल्टेंट वेव, यस सर। और पहली वाली वेव और दूसरी वाली वेव,
तीनों के बीच फेज डिफरेंस अगर 0 का हो जाए तो फाई की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। Yes, sir. इफ फाई इज इक्वल टू 0, I is फाई equal इज इक्वल to टू 0, if phi is equal to 0, if phi is equal to 0, phi is equal to 0, then अगर phi 0 है तब दोनों जो ट्रांसवर्स वेव हैं, दोनों जो ट्रांसवर्स वेव है कौन कौन सी? y1 और y2, दोनों जो ट्रांसवर्स वेव हैं दोनों सेम डायरेक्शन में तो है ही है, और किस में हो जाएंगी? Same phase है. in direction. सेम डायरेक्शन में होंगी और सेम फेज। Yes, sir. तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? 2a a cos phi by 2, मतलब cos 0, Yes, Yes, sir. sir. 1 हो का जाएगा. एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2a। बात समझ में आई? Yes, sir. दोनों का एम्पलीट्यूड, एक का एम्पलीट्यूड a है पहली वाली का, दूसरी वाली का भी a है। अगर दोनों सेम फेज में है तो दोनों का एम्पलीट्यूड जोड़ के एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वेव की क्या बढ़ जाती है? intensity. इंटेंसिटी, तीव्रता Intensity. Yes, sir. बढ़ जाती है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। इंटेंसिटी जब आप लोग पढ़े हो शायद, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होता है। Yes, sir. होता है. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? A square. Square of amplitude. स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स। Yes, sir. अभी पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड, मान लो पहली वाली वेव का इंटेंसिटी 1 है, उसका एम्पलीट्यूड a स्क्वायर है, सॉरी a है, और दूसरी वाली वेव है उसका भी एम्पलीट्यूड a है, तो उसका इंटेंसिटी हो जाएगा a स्क्वायर। Yes, sir. रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? सॉरी, रिजल्टेंट वेव का 2a एम्पलीट्यूड square. क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो पहली वाली या दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी का कितने टाइम्स हो गया? 4 times. 4 टाइम्स हो गया। इंटेंसिटी बढ़ जाती, इंटेंसिटी बढ़ जाती। ठीक है, क्लियर है बच्चे? Sir. Yes, तो sir. अगर जीरो होगा, फेज अगर जीरो होगा, फाई अगर जीरो होगा, फेज डिफरेंस अगर जीरो होगा, फेज डिफरेंस अगर जीरो होगा, तो वो जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा इंटरफेरेंस होगा? जिसकी Constructive. हाँ, जिसकी इंटेंसिटी, जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा इंटरफेरेंस? Constructive. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कैसा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। Constructive. या लिख लो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका? Maximum. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो Minimum. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर फेज फाई इज इक्वल टू पाई हो जाए, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाए? 5. पाई, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0. जीरो। एम्पलीट्यूड जीरो होने का मतलब कैसी वेव हो जाएगी? रिजल्टेंट। समझ में आ रही है? कुछ बात नहीं आ रही है? सर आ रही है. कैसी हो जाएगी रिजल्टेंट वेव? Destructive. हो तो जाएगी डिस्ट्रक्टिव, लेकिन कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कोई वेव ही नहीं Yes, sir. होगी। क्लियर है? Line. Yes, Yes, sir. sir. लाइन हो जाएगी बस वो। ठीक है, ये है डिस्ट्रक्टिव। अगर फेज, दोनों में फेज कितने, फेज डिफरेंस कितने का हो जाए? Pi. ठीक है, पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का फेज डिफरेंस अगर पाई का हो जाए तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सर ये हमें फिर बोलो बोलो बोलो। सर जो ये हमें फेज है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में आपको देख के पता करना पड़ेगा, करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, आपको देख के पता करना पड़ता है कि फेज डिफरेंस कितने का है। ओके सर.
ये आपको देख के पता करना। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक वेव है, देखो ध्यान से समझो, थोड़ा सा मैं समझाना हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू a साइन ax माइनस ओमेगा टी, एक वेव है, और दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a cos ax माइनस ओमेगा टी। दोनों ही, ध्यान से समझना Different बच्चे, है। दोनों ही क्या हैं, दोनों ही प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। दोनों ही कौन सी वेव है, प्रोग्रेसिव, दोनों ही प्रोग्रेसिव हैं। क्लियर है? यस सर। अगर Yes, मैं sir. आपसे पूछूं इस y1 और y2 में फेज डिफरेंस कितने का है, तो आप बता सकते हो क्या? π/2। यस, π/2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो कैसे, इस कॉस वाले को साइन के टर्म में लिख सकते हो कि नहीं बताओ? y2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सर। y2 इज इक्वल टू a साइन 90 kx माइनस के माइनस ओमेगा टी माइनस π/2। सर 90 तो पहले आएगा ना, तभी तो होगा वो। है 90 तो पहले आएगा ना, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। कौन सा 90 माइनस थीटा? मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन a प्लस बी, ठीक है, यस सर। साइन 90 प्लस बी या 90 प्लस थीटा। फॉर्मूला रखो तो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यस सर। साइन 90 साइन 90 कॉस थीटा प्लस कॉस 90 साइन यस थीटा। सर। माइनस रखोगे तब भी साइन 90 कॉस थीटा माइनस कॉस 90 साइन थीटा। नहीं आई बात समझ में? सर ये तो आ गया। क्लियर है ना? यस सर। अब देखो, हम यहाँ इसे लिख सकते हैं क्या, ऐसा हो सकता है कि पहली वाली वेव आगे हो सकता है दूसरी वाली वेव आगे 90 से, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दूसरी वाली वेव आगे π/2 प्लस कर देते हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. कर दिया π/2, तो kx माइनस ओमेगा टी प्लस π/2। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इस वाली वेव को? Yes, sir. यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो दोनों के बीच कितने का फेज डिफरेंस हो गया, y1 और y2 के बीच? π/2 का. π/2। π/2 का। π/2. अब यहाँ अगर आपको दिखेगा तो ये दिखेगा कि सर आप ये कह सकते हो कि सर ये जो दूसरी वाली वेव है ना, वो पहली वाली वेव से π/2 आगे है। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ये अगर दूसरी प्लस वाली का वेव साइन है तो आ गया है। पहली वाली वेव से π/2 आगे, π/2। क्लियर है? Yes, sir. आपको फेज डिफरेंस निकालना मुझे लगता है आ गया गया। होगा कि कैसे Yes, sir. फेज डिफरेंस हम दोनों जो वेव इक्वेशन है, दोनों वेव इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए पहले दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या तो कॉस। Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. दोनों को एक में ही रखना है, और जनरली आप साइन में ही कन्वर्ट करो दोनों, तो फेज डिफरेंस आपको अपने आप पता चले। ठीक है? तो अब देखो, बात हम लोग कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो फाई अगर 0 है तो कंस्ट्रक्टिव, और फाई अगर पाई है तो Destructive. क्लियर है? डिस्ट्रक्टिव आपको साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखो एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बताया था कि सुपरपोजिशन तभी होता है, सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस तभी होगा दो वेव का, इंटरफेरेंस तभी होगा दो वेव का जब दोनों वेव का
स्पीड सेम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगा, उसका वेवलेंथ सेम होगा, उसका डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। Yes, मैंने ये sir. कहा था वर्ड। Yes, sir. अब देखो, चूंकि आपने यहाँ Yes, दोनों sir. का एम्पलीट्यूड सेम रख लिया है, तो ये तो एक आसान सा प्रॉब्लम हो गया। मान लो कि दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड दे दिया, तो क्या करोगे? Typical हो जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग दे दिया, तब रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा? अभी तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आपने निकाल लिया कि सर रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड 2a cos 5/2 आ गया, Sir. दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट दे दिया, तब रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा? तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। Yes, sir. तो दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट रख के ना एक बार एक क्वेश्चन बना लेते हैं। सर ये स्मॉल ए भी एम्पलीट्यूड है और ये कैपिटल ए भी एम्पलीट्यूड है। कैपिटल ए जो है वो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है, ओके सर, और वो और वेव स्मॉल ए जो है उस वेव 1 वेव 2 का एम्पलीट्यूड है। यस सर। क्लियर है ना? और रिजल्टेंट Yes, का एम्पलीट्यूड आपने स्मॉल वेव के एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखा 2a cos 5/2, लिखा कि नहीं लिखा? यस सर, लिखा ना? लिखा सर। The 2a cos 5/2 is the amplitude of resultant transverse wave. यस सर, Resultant ट्रांसवर्स transverse वेव। wave. Resultant transverse wave. ठीक है? यस सर। ओके। अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा ना डिफरेंट एम्पलीट्यूड की। तो लिख लेना, सेम में अगर एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट हो तो y1 इज इक्वल टू लिखो, y1 इज इक्वल टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, एक वेव हो गई, और दूसरी वेव हो गई y2 इज इक्वल टू a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस सपोज फाई मान लेते हैं यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस सर। चलो, तो y1 और y2 दो वेव हो गई, y1 हो गई a sin kx माइनस ओमेगा टी और y2 हो गई a2 sin kx माइनस ओमेगा टी। इन दोनों का सुपरपोजिशन कराओ, इंटरफेरेंस कराओ दोनों का। तो देखो y हो गया, A1 y हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? y1 प्लस Y2 होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा सर। तो देखो y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू है a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी यस सर। प्लस y2 की वैल्यू है आपकी a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, सॉरी डेल्टा करो फाई, ठीक है? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. अब इन दोनों का जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस इसका थोड़ा कराओ। अब देखो क्या है इसमें, यहाँ तो kx माइनस ओमेगा टी, ठीक, Yes, यहाँ sir. क्या है kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। अब यहाँ क्या साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा? लग जाएगा सर। नहीं लगेगा। क्यों? A2 और A1 भी है। a1 a2 के चलते नहीं लगेगा। Yes, sir. मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? Yes, ओके sir. सर। a1 और a2 के चलते सर आ नहीं गई। लगेगा. नहीं लगेगा। वहां तो a1 a2 लगेगा। दोनों बराबर था, इसलिए a को कॉमन ले लिया आपने, Yes, sir. तब वो साइन सी प्लस साइन डी वाला लग गया। यस लेकिन सर। अब यहाँ a1 a2 बराबर नहीं है। अलग अलग है, Yes. तो क्या करोगे? अब देखो ये तो कॉमन ले नहीं सकते a1 a2 को, तो कुछ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखो इस वाले टर्म में तो ये वाला तो फेज है ही है, और इस वाले वेव से ये वाला वेव का फेज डिफरेंस कितने का है? फाई का है। फाई का है। तो Yes, क्या sir. करते हैं कि पहले इस वाले को तोड़ देते हैं, इतना टर्म अलग रखते हैं, ध्यान से समझना, इतना टर्म अलग रखते हैं, ये टर्म एक अलग हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे क्या? साइन ए प्लस बी साइन A प्लस B। लग जाएगा ना कि नहीं लगेगा? Yes, sir. लग जाएगा. अरे लग जाएगा कि नहीं लगेगा?
Yes, साइन sir. ए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, साइन ए प्लस बी Yes. हो गया। अब देखो Yes, y sir. इक्वल टू हो जाएगा a1 सर हो साइन जाएगा। ax माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिख लेंगे, प्लस a2 साइन a प्लस बी लगाओ, देखो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, सॉरी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस Cos. फाइव प्लस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाइव, चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. मैंने इसीलिए मैंने देखा कि यार अगर मान लो एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट हो गया तो क्या करो। ये हो जाएगा Yes, sir. मेरे बच्चे। अब देखो इसको हम दूसरे पेज पे ले चलते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस kx माइनस ओमेगा टी साइन फाइव, चलेगा? Yes, sir. अब देखो इसे हम कर सकते हैं a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 साइन फाइव kx कॉस kx माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हैं क्या ऐसा? Yes, sir. आप साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे। देखते हैं क्या ले सकते हैं। अब यहां से देखो इस वाले में से और इस वाले में से क्या कॉमन हो जाएगा? साइन के एक्स Minus माइनस साइन के एक्स माइनस Omega T. हो जाएगा कॉमन कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। हो जाएगा। Yes, sir. sir. तो ले लो कॉमन, तो यहां से ले लिया कॉमन हमने, बचा हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव, चलेगा? Yes, sir. साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक, Yes, प्लस sir. A2 cos a2 साइन फाइव कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है? yes sir. कोई दिक्कत? No sir. ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिफरेंट एम्पलीट्यूड के, और कहता है कि ये बताइए ये वेव है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये रिजल्टिंग वेव रिजल्टेंट वेव है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, बताइए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी बताना कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखो इधर अगर हम यहाँ पे देखो एक फार्मूला हमारे पास है, हम लोग इसे किसके टर्म में लिखना चाहते हैं पहले ये देख लो। क्या हम लोग रिजल्टेंट वेव को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं क्या हमेशा, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, Yes, sir. इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि नहीं, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, Omega. हम लोग इस फॉर्म में रिजल्टेंट वेव को लिखना चाहते हैं। क्यों लिखना चाहते हैं भाई? क्योंकि हमारी जो वेव है वो वेव का इक्वेशन, जो नॉर्मल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है वेव का, वो यही है, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। General trend. अब आप देखो ध्यान से, चूंकि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और मेरे नीट के बच्चे भी हैं इसमें, तो ध्यान से देखो बच्चे, अगर आप इसे देखो तो ये एक टर्म हो गया, Yes sir. ये वाला साइन Yes, एक्स माइनस ओमेगा टी, ये एक टर्म हो गया, ये हो गया कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए Sin B. होता है कि नहीं होता है? तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी, होगा कि नहीं होगा ये बताओ? Yes, sir. होगा? अरे होगा नहीं होगा? तो क्या आपका साइन ये वाला, अगर ये वाला ए हो जाए तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, Yes. और ये क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। तो देखो हम लोग इसको ऐसे मान लेते हैं
मतलब हमें इस फॉर्म में लेके आना है, दैट्स इट। यहाँ हो सकता है कि कुछ फेज डिफरेंस हो तो उसे भी लिख लेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोग इस फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चे? देखो, इस फॉर्म में लाने के लिए हमको, अगर हम इसे मान लें, इसे लेट, अगर हम मान लिया, हमने माना 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 सर हाँ बोलो। सर कुछ नहीं। हिंदी लिख दिया, हाँ और लिखना भी चाहिए। a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं r cos डेल्टा। चलेगा? यस सर नहीं चलेगा? चलेगा। और हम a2 अज्यूम sin कर रहे phi तो कुछ मान भी कर लेते सकते हैं, हैं। a2 sin phi मान लेते हैं r sin डेल्टा। मेरे लिखने का पर्पस क्या है आपको समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है? हम्म। तो अब हम लोग यहाँ इक्वेशन अगर लिखें तो देखो y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा r cos डेल्टा cos डेल्टा sin kx माइनस ओमेगा t यस सर और प्लस r sin डेल्टा cos kx माइनस ओमेगा t। चलेगा क्या? यस सर। चलेगा? हाँ जी। यस सर। अब देखो, यहाँ हम लोग sin a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दे, यस सर। r कॉमन ले लेते हैं, sin a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, r कॉमन ले लिया, sin a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो r कॉमन ले लिया, sin a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो देखो ये हो जाएगा kx माइनस ओमेगा t प्लस sin डेल्टा पाई। अच्छा आपने sin डायरेक्ट a cos b प्लस cos a sin b। चलेगा? यस बोलो सर। बोलो बोलो बोलो, रुक जाओ, कंफ्यूज कर गए मुझे लगता है तुम लोग, कर गए। y इज इक्वल टू r cos डेल्टा तो कॉमन लेके करो। cos phi sin kx माइनस ओमेगा t प्लस तो डेल्टा है ना। r sin phi cos kx माइनस ओमेगा t। चलेगा? यही तो था। यस सर। अब देखो r हमने ले लिया कॉमन, r हो गया कॉमन, तो ये आपका हो गया sin kx माइनस ओमेगा t cos phi प्लस cos kx माइनस ओमेगा t sin phi। अब दिख रहा होगा आपको? यस सर। अब दिखा? यस सर। अब दिख गया। तो ये हो जाएगा आपको r, यहाँ sin a cos b प्लस cos a sin b sin b। तो हम इसे लिख सकते हैं sin sin kx माइनस ओमेगा t प्लस प्लस phi। 5 लिख सकते हैं? यस सर। लिख लो। ठीक है? अब देख बच्चे, y इज इक्वल टू जो आया वो आया r sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5 आया। यस सर। ये रिजल्टिंग वेव आ गई। क्या आ गई है? रिजल्टिंग वेव। ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। अब इस रिजल्टेंट वेव के इक्वेशन में एम्पलीट्यूड कितना है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव? r। क्या ये r की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो? यस सर। कैसे? देखो,
आर की वैल्यू फाइंड आउट करो। व्हाट विल बी द आर? देखो यहां हमने देखा आर कॉस फाई इज इक्वल टू A1 प्लस A1 छोटा वाला था ना, Yes, sir. A1 प्लस A2 कॉस, Phi. सॉरी ये फाई नहीं, ये डेल्टा है। Yes, sir. A1 प्लस A2 कॉस फाई, यही तो था। और R साइन फाई इज इक्वल टू, सॉरी फाई लिख रहा हूं यार बार बार, R साइन डेल्टा इज इक्वल टू A2 साइन Phi. फाई, यही तो है। Yes, sir. इन दोनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। इन दोनों को बच्चे स्क्वायर करो और ऐड कर दो। ये पहला, ये दूसरा, इन दोनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। स्क्वायर करो और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ऐड कर दो, स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, तो आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा Yes, sir. आइडेंटिटी से। तो ये बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। Sir, I- क्लियर है? Yes, sir. तो कोई आपसे अगर रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड पूछे तो क्या रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा? इसे सिंप्लीफाई करो, तो सर सिंप्लीफाई A1 करोगे तो पर रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड देखो, सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्टेंट का A1 स्क्वायर एम्पलीट्यूड प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस सर A2 रिजल्टेंट आ स्क्वायर गया। साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। ट्रिग्नोमेट्री आते ही आपका दिमाग खुल जाता है। सर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 आ रहा है। A1 A2 A1 A2 cos फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो R स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। दिस इज द amplitude का स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द amplitude of the resultant wave? That is under root of A1 square plus A2 square, A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. This is the amplitude of the resultant wave. यस सर। ये amplitude है resultant wave का। ठीक है कि नहीं? यस सर। इसे याद कर लो। ये रिजल्टेंट वेव का क्या है? Amplitude. एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। जहाँ A1 क्या है? A1 पहली वेव का एम्पलीट्यूड है, A2 दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है, और Yes, sir. फाई उन दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस है। यस सर। Yes, sir. लिखो इस बात को। A1 पहली वेव का एम्पलीट्यूड, A2 दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, and phi is the phase difference between both the waves. And phi is the phase difference between both the waves. ठीक है? पाई दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस। ठीक है बच्चे? रिजल्टेंट वेव का जो फेज एंगल है या फेज है, फेज एंगल रिजल्टेंट वेव का किसी एक वेव से, जो रिजल्टेंट वेव है उसका फेज एंगल या फेज या डेल्टा किसी एक वेव से, मान लो A1 से या Y1 से या Y2 से, क्या होगा? तो उसके लिए क्या करोगे? देखो आपका है साइन R साइन डेल्टा इज इक्वल टू A2 साइन फाई और R कॉस डेल्टा इज इक्वल टू, अगर आपको ये एंगल निकालना है कि उस रिजल्टेंट वेव का और किसी एक वेव से क्या फेज डिफरेंस होगा,
किसी एक से क्या फेज डिफरेंस होगा, तो उसके लिए आपको डेल्टा चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का है। यस सर। समझाता हूं मैं, समझाता हूं। तो डेल्टा आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, डेल्टा के लिए सीधा सीधा इन दोनों को डिवाइड कर दो। अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एम्पलीट्यूड निकल जाएगा, और डिवाइड करोगे तो tan डेल्टा, देखो tan डेल्टा निकल गया। यस सर। tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। A2 cos phi। चलेगा ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, डेल्टा। क्यों डेल्टा चाहते हो आप, डेल्टा। रिजल्टेंट वेव जो है ना वो आई थी r sin kx माइनस ओमेगा t प्लस डेल्टा, यही तो आया था, ये है रिजल्टेंट वेव। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चा ये बता कि जो हमारी पहली वेव है जो कि है y1 इज इक्वल टू a1 sin kx माइनस ओमेगा t, और जो रिजल्टेंट वेव है वो ये है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का है, तब तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते। इसको बताने के लिए आपको क्या चाहिए, नहीं आई बात सुन, सर आ गई। आई ना। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का होगा ये बताने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा। डेल्टा। वो निकलेगा कैसे, जब इसमें से इसको क्या करोगे, माइनस। माइनस करो, क्योंकि ये फेज हो गया रिजल्टेंट वेव का, दिस इज व्हाट, दिस इज फेज एंगल, और ये हो गया उस पहली वाली वेव का फेज। तो दोनों के बीच कितने का फेज डिफरेंस होगा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, सर डेल्टा का। डेल्टा का। और दूसरी और रिजल्टेंट के बीच अगर पूछे आपसे, दूसरी तो ये रही भैया, y2 डेल्टा माइनस के फाई। साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई का है। तो इन दोनों के बीच अगर फेज डिफरेंस आपको चाहिए तब तब हमें अब टेन इसमें डेल्टा से इसको माइनस, कहने का मतलब है कि आपको डेल्टा की वैल्यू पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। और वो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, यस सर। ये त्रिवेद आ रही है। ठीक है, बोलो। यस सर। सर सही है, यस सर। क्लियर। यस सर। चल आगे चल, अब लिखो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड, अच्छा एक क्वेश्चन इस पे करा देता हूं मैं आपको, छोटा सा लिखो। Yes. देखो एक वेव है y इज इक्वल टू 3 साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस 4 cos kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। यस सर। तो बताइए इस वेव का रिजल्टेंट, इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, और इस वेव का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल इक्वेशन। एक वेव है जो कि दो वेव का सुपरपोजिशन है, दो वेव का सुपरपोजिशन है, दो वेव को सुपरपोजिशन करके एक वेव नई बनाई गई है जिसका रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन ये है। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा और उसका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बता दो इसको, निकाल सकते हो। यस सर। देखो ये हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका I2. y2, दोनों को मिला के एक नई वेव बनाई y1 प्लस एनसीईआरटी आप खोलोगे 11th की और उसमें ऑस्किलेशन चैप्टर में जाओगे, ट्रिपल हार्मोनिक मोशन में, तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको, यस सर। ठीक है।
अभी इसको किसके फॉर्म में बनाओगे? ए साइन ओमेगा टी। के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा के फॉर्म में। यस वहां ओमेगा टी होता है, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव वेव। यस सर। तो इसे पहले ए साइन ओमेगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा के फॉर्म में बना लो। बना लोगे? यस सर। तो बनाओ फटाफट, और इसका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड बता दो। अच्छा ये बताओ, सर ये 5 3 आ रहा है, है। ये 4 है, तो A1 हो गया 3, A2 हो गया 4, चलेगा? यस सर, जल्दी एम्पलीट्यूड से बताओ। 5 आ रहा A1 हो गया 3, A2 हो गया 4, चलेगा? सर, हाँ, एम्पलीट्यूड 5 आ रहा है। आना चाहिए। सर 5 आ गया। हाँ, आना चाहिए, सही है, ठीक है। फेज डिफरेंस कितने का दोनों में? π/2 का। π/2 का। अच्छा, इन दोनों में। और रिजल्टेंट का फेज डिफरेंस कितने का है? पहली वाली डेल्टा कितना है? देखो और बच्चे सीखें, इसे आप लिख सकते हो। देखो ये वाली वेव देखो और ये देखो, इन दोनों के बीच कितने का फेज डिफरेंस है? π/2 का। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 4 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस π/2। लिख सकते हो कि नहीं, बताओ? लिख सकते हो ना? लिख सकते हो? यस सर। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि दो वेव, दोनों का सुपरपोजिशन या दोनों का इंटरफेरेंस आपने कराया। इंटरफेरेंस कराने के बाद जो इक्वेशन आया, वो इक्वेशन में आप देखो कि दोनों के बीच, दोनों का पहले एम्पलीट्यूड देख लो कितना है, और दोनों का फेज डिफरेंस देख लो कितने का है। तो आपका जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है, वो आपने लिखा था आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यही तो लिखा था। रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है ये। अब इस फॉर्म में इसको बना देना है ऊपर वाले को। तो देखो, पहले तो आप रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाल लो। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपने लिखा था, एम्पलीट्यूड होता है √ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। यही तो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। अरे यही तो है रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। जब दो वेव इंटरफियर करती हैं, इंटरफेरेंस होता है दो वेव का, या दो वेव का सुपरपोजिशन होता है, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। अब देखो, √ऑफ a1 स्क्वायर, पहली वाली वेव का a1, पहली वाली वेव का a1 ये है 3 का स्क्वायर, दूसरी वाली वेव का a2 है 4 का स्क्वायर, प्लस 2 into 3 into 4 cos phi। What is the phi? Phi is the phase difference between those two waves। दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस कितने का है बच्चे? इसका और इसका फेज डिफरेंस कितने का है? π/, रख दो π/2। तो जब π/2 रख दोगे तो ये वाली टर्म, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 हो गया, तो कितना बचा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब √25। √25 मतलब 5। ठीक, यस सर। अब ये हो गया 5। तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड हो गया 5। तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड 5 हो गया, तो आप वेव जो हो जाएगी वो हो जाएगी y = 5 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अभी आपको डेल्टा भी निकालना है। डेल्टा कैसे निकालोगे? डेल्टा निकालोगे tan डेल्टा से। tan डेल्टा = क्या हो जाएगा भाई? a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। चलेगा क्या? तो tan डेल्टा हो गया, देखो a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, a2 मतलब 4 ना, यस सर। तो 4 साइन फाई मतलब π/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 cos फाई मतलब π/2। आ गया है। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो tan डेल्टा कितना हो गया बताओ? tan डेल्टा हो गया 4/3।
तो tan डेल्टा 4/3 मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 53 डिग्री। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सर आ गया। क्लियर है? यस सर। तो रिजल्टेंट वेव अगर कोई आपसे कहे लिखने को तो लिखोगे y इज इक्वल टू 5 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा कितना 53 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। रेडियन में लिखते हैं ना इसमें। यस सर हाँ बोलो। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि डेल्टा की जगह tan इनवर्स 4 पाई/3 तब गलत होगा नहीं, है ना, क्योंकि ऐसे कन्वर्ट करना थोड़ा वो लगता है ना कि कहीं गलत ना है, जैसे ये डेल्टा इज इक्वल टू 53 आया। ठीक है, वो वैल्यूज ऐसी देते हैं कि आपको उसका या तो उसका ना पहले लिख देंगे ऊपर कि इसकी Okay, वैल्यू sir. ये होगी, डाटा वो दे देते हैं आपको, और वो वैल्यूज ऐसी देते हैं जिससे कि आप फंसो मत, अगर आपको टेक्निकली पता है तो। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और बना लो फटाफट, लिखो तो। अच्छा इनका पहले ना वो बना देता हूं मैं, पहले इनका लिख लो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। लिखो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रिजल्टेंट वेव आ गई y इज इक्वल टू r sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो कंस्ट्रक्टिव कब होगी कब डिस्ट्रक्टिव होगी, लिख लो इस बात। रिजल्टेंट वेव आ गई आपकी y इज इक्वल टू r sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यही तो है। ठीक, यस r की सर। वैल्यू आपको पता है। कंस्ट्रक्टिव कब होगी, जब एम्पलीट्यूड क्या हो जाए 2a. मैक्सिमम, Yes, sir. यस और सर। डिस्ट्रक्टिव कब होगी जब मिनिमम हो जाएगा जब एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, देखो तो, 2a हो सकता है। देखो इधर a1 a2 है तो 2a कैसे हो सकता है। अच्छा हाँ। बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ। यस Yes, sir. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, Maximum. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड Minimum. मिनिमम। तो लिखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस amplitude of the resultant wave must be maximum। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। Yes, sir. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए Amplitude must be Amplitude minimum. मिनिमम होगा। होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। तो अब बात आ गई किस पे, सारी घुमा फिरा के एम्पलीट्यूड पे। किस पे बात आई, Amplitude पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड minimum. मिनिमम। Minimum. तो देखो एम्पलीट्यूड बच्चे फार्मूला आपने जाना ही है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, यही तो है। Yes, sir. हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में Phi a1 है। a2 नहीं है, क्या है, फेज। Phi. अगर इसको मैक्सिमम होना है तो cos फाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 यस सर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना Yes, चाहिए। sir. और Phi अगर भी इसे होना चाहिए। मिनिमम होना है तो cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, Yes, sir. क्योंकि cos फाई वेरीज फ्रॉम +1 टू -1 टू Plus 1. +1। तो लिखो फॉर r मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव मस्ट बी मैक्सिमम। फॉर r मैक्सिमम cos फाई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए।
यस सर। तो cos phi 1 हो गया। इसका मतलब बच्चे कि phi की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0। 0 0 2 pi 2 और pi 2 पाई पे भी 4 1 pi होता है। 2 पाई। हाँ, 4 4 पाई pi पे भी 1 होता है। यस सर। 6 pi पाई पे भी 1 इवन होता है। और 2n pi बहुत सही, शाबाश, 2n पाई हो गया। Yes, sir. yes sir तो इसका मतलब है फाई अगर 2n पाई हो जाए, क्या हो जाए? 2 and 5. 2n पाई, तो r मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? होगा Yes. सर। yes sir क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या? कि कि फेज पाई डिफरेंस बिटवीन phase difference between both the waves will be 2n pi. यस सर। अगर दोनों के बीच फेज डिफरेंस 2n पाई का है तो वो दोनों कैसा इंटरफेरेंस करेंगी? constructive कंस्ट्रक्टिव। ठीक हो इस बात को कि दोनों वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी जब दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई का होगा। आई क्लियरिटी? यस सर। ठीक। अब जब 2n पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा तो आप यहाँ 2n पाई रखोगे cos 2n पाई, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1। यस सर। और इसकी 1 हो जाएगी तो r मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चे? क्या a1 प्लस a2 होगा? yes यस सर हो A- जाएगा। a1 A1 प्लस प्लस A2 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। the whole square स्क्वायर तो तो कैंसिल r हो जाएगा। अंडर रूट है ना, यस yes सर। sir a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होगा, A1 अंडर plus रूट है तो A2 बाहर आएगा, तो a1 प्लस a2 तो आएगा yes sir कि नहीं? Yes, sir. वही होगा sir A1 plus r मैक्स मस्ट a1 प्लस A2 A2 और ये होगा कंस्ट्रक्टिव। अब आप देखो ध्यान से, दोनों अगर मैंने शुरू का देखो y1 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी दिया था और y2 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 दिया था। तो अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना है तो क्या a1 प्लस a2 हो जाएगा रिजल्टेंट का? Yes, sir. a1 प्लस a2 Yes, मतलब a प्लस a2 आया था कि नहीं आया था? 2a। Yes, sir. yes तो ये जनरल टर्म है। अब मिनिमम के लिए लिख लो A1 माइनस A2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लिखो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस R शुड बी मिनिमम, और R मिनिमम कब होगा? R की वैल्यू है आपके अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। yes sir तो cos phi की वैल्यू क्या हो जाए? -1। -1 -1 यस सर। तो cos phi की वैल्यू -1 कब होगी? जब ऑड नंबर ऑफ पाइज आएंगे। तो phi हो जाएगा आपका Yes, या sir. तो पाई 3 पाई या तो pi या तो होगा 3 पाई या तो 5 या पाई तो 5 pi या तो 7 पाई। मतलब ये 0 से आगे है कि 0 से पीछे? 0 से आगे। आगे है। तो कहने का मतलब है yes कि sir 0 के आगे की चीज, मतलब अगर n को आप 0 से शुरू कर रहे हो, n को किससे शुरू कर रहे हो? 0 0 से। 0 से। तो क्या ये 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सर हो जाएगा। yes sir नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। yes sir क्लियर है ना? मैंने कहा 0 से आगे पाई है। अगर आपने देखो ध्यान से, अगर तो इनके में कंस्ट्रक्टिव में आपने जो फाई लिया है वो फाई अगर 2n पाई है तो यहाँ n कहाँ से शुरुआत है? 0 से। 0 से। 0 से तो दोनों के लिए अगर n 0 रखोगे, देखो ये 2n माइनस 1 पाई भी हो सकता था। यस सर। yes sir
क्लियर है? लेकिन 2n Yes, माइनस sir. 1 पाई कब? जब n 1 से शुरू करते। यस सर। अरे n अगर यहाँ 2n प्लस 1 पाई की जगह हम लिख दे नहीं, 2n नहीं। माइनस 1 पाई 2n-1 pi. और n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 ऐसे, गलत था क्या ये? नहीं सर. नहीं, n की वैल्यू 1 रखो तो 2 माइनस 1 1 1 पाई into आ pi जाएगा। that is pi। यस सर। Yes. लेकिन चूंकि आपने कंस्ट्रक्टिव के लिए n की वैल्यू 0 से शुरू करी है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव के लिए भी n की वैल्यू कहां से शुरू करोगे? 1. 0 से। तो n अगर 0 रखोगे तो ये टर्म क्या आना चाहिए? पहला टर्म पाई आना चाहिए ना, Yes. इसलिए यहाँ फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई। आप लिख लेना। 0 से। हाँ 0 से स्टार्ट, n स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? यस सर। 0। n should be whole number, positive whole number। 0 1 2 3 ऐसा। आर मिनिमम क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इसे हम लिख लेंगे मॉड a1 माइनस a2। मॉड क्यों लगा रहे हैं आप समझो, क्योंकि एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव ही लाना है। और should be mod a1 minus। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन हो गई 2n प्लस 1 पाई, फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों वेव के बीच। कितने का? 2n प्लस 1 पाई का। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2n पाई का। यस क्लियर सर। है? n की वैल्यू आप पुट करते जाओ। अब कोई कहे कि इन दोनों वेव के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, क्या बता सकते हो आप फटाफट? यस सर, बता सकते हैं। क्या देख के? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस देखो, अगर दोनों इंटरफेरेंस दोनों वेव का फेज डिफरेंस अगर 2n पाई के टर्म में आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल वेव है। और अगर दोनों के बीच फेज डिफरेंस अगर 2n प्लस 1 पाई के टर्म में आ रहा है तो डिस्ट्रक्टिव। क्लियर है? तो डिस्ट्रक्टिव कब होगा? कंस्ट्रक्टिव कब होगा? डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड मिनिमम। मिनिमम। और मेरे बच्चों जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। यस सर। लिखो। Two waves are simultaneously passing through a string. Two waves are simultaneously passing through a string. Equation of first wave is y1 is equal to a1 sin kx minus omega t. And equation for second wave is a2 sin kx minus omega t plus phi. इसे ऐसे लिख लो। रुक जाओ एक सेकंड होल्ड करना एक सेकंड होल्ड करना, थोड़ा अच्छा कर देते हैं इसको। के बाहर ले लो, x माइनस बी टी, यहाँ के बाहर ले लो, x माइनस बी टी प्लस एक्स नॉट। अब सही। एक्स नॉट। Where the wave number k is equal to 6.28 centimeter inverse. Wave number 6.28 centimeter inverse. And x naught is equal to 1.50 centimeter. Yes, sir. 1.50 centimeter.
The amplitudes are A1 is equal to 5 mm and A2 is equal to 4 mm. A1 is equal to 5 mm and A2 is equal to 4 mm. Find phase difference between the waves. Find phase difference between the waves and amplitude of the resulting waves. Find phase difference between the waves and amplitude of the resulting waves. And amplitude of the resulting waves. सर जैसे ये मिलीमीटर में दे रखा है तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पलीट्यूड को। अब amplitude को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ओके सर 50 आ जाता है सर। एम्पलीट्यूड 10 अंडर रूट 47 आ रहा। एम्पलीट्यूड आ रहा है 10 अंडर रूट 47 नहीं 1 तुम्हें फेज डिफरेंस पता है बेटे अंजलि अनन्या? यस सर। कहाँ पता है? 1/। कितना आया फेज डिफरेंस? बिना फेज डिफरेंस के रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कैसे निकाल सकते हो? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi where phi is the phase difference between these two waves. जब तक इन दोनों का फेज डिफरेंस नहीं निकालोगे तब तक आपको एम्पलीट्यूड कैसे पता चल जाएगा भाई? सर 3 पाई। गुड। तो आपको फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना पहले, मतलब फाई की वैल्यू निकालोगे तभी तो रिजल्टेंट के एम्पलीट्यूड में फॉर्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू। पहले तो फेज डिफरेंस निकालो ना बेटा। तो फेज डिफरेंस कितने का होगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा, देखो डेल्टा, सॉरी फेज डिफरेंस लिख लेते हैं सीधा सीधा, डेल्टा क्या क्यों लिख रहे हैं? फेज डिफरेंस फाई का मान लो, तो ये हो जाएगा आपका kx माइनस kvt प्लस kx नॉट माइनस kx प्लस kvt। चलेगा क्या? अरे बोलो, डेल्टा फाई का या फाई से, ठीक है? अरे गलत है सही है? सही है। दूसरी वाली वेव का फेज ये रहा, के बाहर हो अंदर हो, देखो बाहर कर दिया फेज को तब भी वो साइन के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल है। ठीक? यस सर। अब देखो kx को खा गया, kx को खा गया, kvt को खा गया, v क्या है यहाँ पे? अच्छा v बताओ, v क्या है? v क्या है? सर जो क्या जो ओमेगा है वही v है या फिर v कुछ और है? सर जो ओमेगा है वही v है। नहीं, v यहाँ स्पीड ऑफ द वेव्स है, यहाँ ओमेगा k इंटू वी है। देखो तो कंपेयर तो करना सीखो बेटा, यहाँ ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? k इंटू वी। यस सर। तो ओमेगा की वैल्यू अगर k इंटू वी हो गई, देखो ध्यान से, और k आपको पता है कितना होता है बताओ? अच्छा वेलोसिटी बताओ कितनी होती है? स्पीड ऑफ वेव्स कितना होता है? क्या ओमेगा बाई k होता है कि नहीं होता है? होता है सर। एक कट गया, क्या ओमेगा ओमेगा के बराबर आया कि नहीं आया ये बताओ?
यस सर। तो v यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव्स है। मैं पहले ओमेगा के टर्म में लिख रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा देते हैं उसी टर्म में। तो देखो यहाँ हो गया, फाई की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? फाई हो गया आपका kx0 हो गया, यस सर। ये हो गया फेज। अब k की वैल्यू देखो कितनी है, 6.28, और x0 दिया हुआ है 1.5, तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 1.5। अरे चलेगा? यस सर चलेगा। क्लियर है? यस सर। 6.4 आ रहा। है 6.4 6.4 या फिर कैसे आएगा भाई? 6.42 है 6.42 6.42 कैसे आएगा भाई? 9.42 9.42 ना। अब देखो यहाँ के आपका 6.28 सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको किस में चेंज कर लो? के होता है 2 पाई बाई लैम्डा। अरे इसको उसमें चेंज कर लो ना, रेडियन में के को। 2 पाई आ रहा इससे है। रेडियन में चेंज कर लो के को, तो कितना आएगा रेडियन में? देखो 2 पाई। के को अगर रेडियन में चेंज कर लोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 पाई से मल्टीप्लाई कर। 2 पाई इंटू 1.5 3 पाई आ रहा है ना। हाँ तो ये रेडियन में कितना हो जाएगा? 6.28 2 पाई। 2 पाई रेडियन में हो जाएगा 2 पाई। देखो इधर k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है ना। अच्छा ये तो लैम्डा से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, कोई नहीं। तो यहाँ 1/, हाँ ठीक है, तो k हो गया आपका 6.28। इसको रेडियन में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा आपका, या पाई में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 इंटू 2 हो गया 6.28। तो इसको सीधा सीधा आप पाई के टर्म में लिख सकते हो, 6.28 को 2 पाई, तो 6.28 को 2 पाई के टर्म में लिख दिया हमने, पाई के टर्म में, तो ये हो गया 2 पाई। आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू 1.50, मतलब हो जाएगा 3 पाई सीधा सीधा। तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया? 3 पाई का। फेज डिफरेंस कितने का हो गया? 3 पाई का। 3 पाई का फेज डिफरेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? 3 पाई का फेज डिफरेंस मतलब डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है बोलो? मॉड A1 माइनस A2। मॉड ऑफ A1 माइनस A2। A1 की वैल्यू कितनी है बोलो? 5 A1 की वैल्यू है 5 और A2 की 4 बताओ कितना आया? 1 खत्म। पहले ये तो निकालो कि कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। पहले ये तो निकालो कि फेज डिफरेंस कितने का है, तभी तो आगे की कहानी बढ़ेगी। ठीक। यस सर। एचसी वर्मा के 2-3 क्वेश्चन आज बना लेना इसको जाके।